नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा देहरादून में चिंतन शिविर 2025 का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय शिविर का सीएम धामी ने शुभारंभ किया, जिसका आज पहला दिन था, जिसमें सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कई अहम योजनाओं के बारे में जानकारी दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। यहाँ पर चिंतन करने वाले हैं। इस शिविर में आयोजित होने वाले संवाद सत्रों और चर्चाओं के माध्यम से भविष्य में अपनाए जाने वाली सामाजिक सशक्तिकरण की नीतियों का रोड मैप तैयार होगा। किस प्रकार से हम लोगों को ये सेवा दे पाएंगे। मैं इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम को देवभूमि उत्तराखंड में आयोजित करने के लिए आदरणीय बीरेन जी का, उनके दोनों मंत्रीगणों का और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का आभार प्रकट करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज भारत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के साथ काम किया जा रहा है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि कई दशकों तक देश भर में समाज कल्याण विभाग कुछ गिने चुने कार्यों तक ही सीमित माना जाता था, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधान सेवक बनने के बाद, या मैं कहूं 2014 के बाद पिछले 1 दशक में देश में ऐसी कई नीति और कई योजनाएं लागू की गई, जिससे देश के करीब 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आने में सफल हो चुके हैं, यानी कि गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। आज देश में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एक और देश में बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, दिव्यांगजनों के लिए विशेष पेंशन योजना देकर उनके जीवन स्तर को सुधारा जा रहा है। वहीं छात्रों को छात्रवृत्ति देकर उनका उज्जवल भविष्य बनाने के लिए उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न योजनाओं और नीतियों के माध्यम से रोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहित कर देश के अति पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में लाने का भी निरंतर प्रयास हो रहा है। इतना ही नहीं, अभी आदरणीय बीरेन जी ने बहुत ही सारगर्भित तरीके से नशे के बारे में उल्लेख किया और नशे की लत से पीड़ित लोगों के लिए जागरूकता कार्यक्रम और पुनर्वास केंद्रों का संचालन भी किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन से, उनके सहयोग से, उनकी प्रेरणा से उत्तराखंड में हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश में सामाजिक न्याय की अवधारणा को धरातल पर उतारने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। चाहे वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने के साथ ही पहले राज्य के अंदर 2 बुजुर्ग दंपतियों में से एक को पेंशन देने की व्यवस्था थी, हमने दोनों ही बुजुर्ग दंपतियों को राज्य में पेंशन देने का निर्णय लिया। सभी पेंशन योजनाओं में त्रैमासिक के स्थान पर मासिक भुगतान की शुरुआत की, पेंशन योजनाओं को ऑनलाइन किया, अंत्योदय परिवारों को प्रतिवर्ष 3 गैस के सिलेंडर निःशुल्क प्रदान किए हैं, या फिर प्रदेश में दिव्यांग कार्मिकों का भत्ता बढ़ाया है। हम अपने प्रत्येक निर्णय द्वारा प्रदेश में सामाजिक न्याय स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्गों के शैक्षिक उत्थान एवं विकास हेतु राज्य में इन वर्गों के छात्र छात्राओं को कक्षा 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक छात्रवृत्ति देने के साथ ही उनके लिए निःशुल्क 15 छात्रावास, 5 आवासीय विद्यालय तथा 3 ITI भी राज्य के अंदर संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था भी की गई है। इस हेतु प्रत्येक माह युवक युवतियों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। जातीय भेदभाव समाप्त करने के उद्देश्य से अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने हेतु हमारी सरकार अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की से अंतरजातीय विवाह करने पर 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दिया कर जाने का भी हमने प्रावधान किया है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति की
बेटियों की शादी हेतु 50,000 रुपये के अनुदान की भी व्यवस्था की है। जनजातीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधा के विकास के लिए जनजातीय शोध संस्थान के लिए 1 करोड़ रुपए के कार्पस फंड की भी व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में अटल आवास योजना को पुनः प्रारंभ कर अनुसूचित वर्ग के आवासहीन परिवारों को अपना घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये की राशि भी प्रदान की जा रही है। आज के इस अवसर पर आप सबके मध्य में मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जनजातीय ग्राम उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड के 128 जनजातीय गांवों का चयन किया गया है। इन चयनित गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास, आर्थिक सशक्तिकरण, बेहतर शिक्षा व्यवस्था और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से वृद्धजनों के आंखों का उपचार, जेरियाट्रिक केयर यानी वृद्धजनों को विशेष देखभाल की सुविधा देने के लिए भी लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। आने वाले समय में प्रत्येक जनपद से 50 ऐसे व्यक्तियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें राज्य एवं देश के वृद्धजनों की देखभाल हेतु तैयार करने के लक्ष्य पर भी कार्य किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हम दिव्यांगजनों के उत्थान हेतु भी प्रतिबद्ध हैं। राज्य की सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों को 4% आरक्षण प्रदान करने और दूरस्थ क्षेत्रों में विशेष दिव्यांग सर्वेक्षण एवं शिविर आयोजित करने के साथ ही दिव्यांगजनों हेतु न्यायालय में ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही हमने पिछले वर्ष दिव्यांग दिवस के अवसर पर यह संकल्प लिया कि प्रदेश के सभी पात्र दिव्यांगों को निःशुल्क कृत्रिमांग एवं उपकरण देकर उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाएगा। भाइयों बहनों, राज्य की समृद्ध संस्कृति और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार प्रदेश में नशा मुक्त देवभूमि अभियान को मिशन मोड पर संचालित कर रही है। इस अभियान के अंतर्गत जहां एक ओर विश्व प्रसिद्ध नैनी झील और नकुचिया ताल में कैकिंग प्रतियोगिता के माध्यम से नशा मुक्ति का संदेश देने का प्रयास किया गया है, वहीं गीत संगीत के माध्यम से भी लोगों को नशे की लत से दूर रहने हेतु लगातार प्रेरित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार प्रदेश के प्रत्येक जनपद में नशा मुक्ति केंद्र संचालित करने की योजना पर भी कार्य कर रही है, जिसके अंतर्गत नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में नशा मुक्ति केंद्र का संचालन भी प्रारंभ किया जा चुका है। राज्य में जहां एक और भिक्षावृत्ति में संलिप्त बच्चों को रेस्क्यू कर उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, वहीं युवा एवं प्रौढ़ वर्ग के लोगों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि इस दिशा में हमारी सरकार। वही 30 अप्रैल से प्रदेश में चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही। सीएम धामी का यह कहना है कि चारधाम यात्रा को लेकर के प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार तैयारी की जा रही। चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत ना हो, इसको लेकर लगातार बैठकें भी की जा रही। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की तैयारी की जा रही। वही चारधाम यात्रा मार्गों को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए गए ताकि प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरीके की कोई परेशानी न हो। वही उनका कहना यह भी है कि पिछले साल के मुकाबले में जिस तरह से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसके मद्देनजर प्रदेश सरकार अपनी तैयारी कर रही। चारधाम यात्रा के लिए इस बार हमने जो तैयारियां हैं वो पिछली 2024 की चारधाम यात्रा का जैसे ही समापन हुआ था उसके बाद तत्काल रूप से हमने इसकी तैयारियों की समीक्षा बैठकें प्रारंभ कर दी थी और पिछले सालों के जो अनुभव रहे हैं, जहां भी सुधार की आवश्यकता रही है वहां हमने सुधार के लिए कहा है और मैं स्वयं नियमित रूप से इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं। रजिस्ट्रेशन लगातार बढ़ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी आसान किया है। हमारा प्रयास होगा कि राज्य के अंदर आने वाले चार धामों के दर्शन करने वाले सभी तीर्थयात्री श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, उनकी सुरक्षा का भी प्रबंध किया गया है और सड़कों के आसपास कहीं किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पुलिस, यातायात सभी व्यवस्थाएं हमने सुनिश्चित की हैं।
वही बीजेपी संगठन पर्व के मौके पर बीजेपी प्रदेश में मंडल अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों का ऐलान कर चुकी है। अब सभी की निगाहें प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव पर टिकी है। माना यह जा रहा है किसी हफ्ते में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव हो सकते हैं। वही बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गोरेला ने बताया है कि बीजेपी ने मंडल और जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा कर दी है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के लिए केंद्र का अलग शेड्यूल होता है और उस शेड्यूल के तहत ही जगह बनेगी और सही समय आने पर बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और इस लोकतांत्रिक पार्टी ने अपने प्रथम चरण में मंडल अध्यक्षों के निर्वाचन को संपन्न किया, उसके बाद जिला अध्यक्षों के निर्वाचन को संपन्न किया और प्रांतीय अध्यक्ष का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें प्रांतीय परिषद के लिए कार्यकर्ताओं का को बनाया गया। अब मुझे लगता है कि जैसा केंद्र का शेड्यूल अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग प्रकार से निर्धारित हो रहा है, उत्तराखंड राज्य के लिए भी उस शेड्यूल में व्यवस्था बनेगी कि केंद्र से जो चुनाव अधिकारी हैं उस शेड्यूल को निर्धारित करेंगे और सही समय आने पर जैसा केंद्र उचित समझेगा उत्तराखंड को प्रांतीय अध्यक्ष मिलेगा। वही हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे पर खतरा बनी क्वारब की पहाड़ी के ट्रीटमेंट के लिए केंद्र सरकार ने 51 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। वही केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने यह कहा है कि जल्द ही टेंडर जारी का जो काम है उसको तेजी से शुरू किया जाएगा। पहाड़ी के निचले हिस्से के लिए पहले से 17.14 करोड़ रुपए में काम चल रहा, अब ऊपरी हिस्से का ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा। बीते 6 महीनों से मलबा और बोल्डर गिरने से यह मार्ग खतरनाक बना हुआ है। अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला ये रास्ता कुमाऊं की लाइफलाइन माना जाता है। ये 17 करोड़ 14 लाख रुपए का टेंडर हमारा अवार्ड हो चुका है और जिस पे काम चल रहा है, जो कि रोड के नीचे का पार्ट है। रोड के ऊपर के पार्ट के लिए 51 करोड़ रुपया हमने स्वीकृत कर दिया है और उसका टेंडर की प्रोसेस चल रही है। कुछ दिनों में उसका टेंडर खुल जाएगा तो दोनों जगह के काम, एक जगह 17 करोड़ के, एक जगह 51 करोड़ के कामों को तेज गति के साथ करेंगे, जिससे कि क्वारब का जो भूस्खलन है वो रुक जाए। और वहीं पर से हमने एक सामने जो चौसली वाला क्षेत्र है वहीं से हमने एक रोड नीचे ला के नदी के किनारे ले जाके, जिसमें एक पुल भी आएगा और 2.5 किलोमीटर का रोड आएगा, उसको स्टेट पीडब्ल्यूडी से हमने कहा है कि आप डीपीआर बनाइए। भारत सरकार उसके पैसे की स्वीकृति कर दी। वही वित्तीय वर्ष 2025 में नगर निगम देहरादून को सर्वाधिक भवन कर प्राप्त हुआ है। नगर निगम की ओर से टैक्स वसूलने के लिए कई मुहिम चलाई गई थी, जिनका असर लोगों पर पड़ा और छोटे बकायेदारों ने बढ़ चढ़कर अपना भवन कर जमा किया है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया है कि इस वर्ष 65 करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि का भवन कर निगम में जमा किया गया। इसके अलावा ही नगर निगम ने छोटे बकायेदारों के लिए व्हाट्सएप की सुविधा भी दी है, जिसके जरिए 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का जो कलेक्शन है वो प्राप्त हुआ है। वित्तीय वर्ष में 2024-25 में नगर निगम को अब तक का सर्वाधिक भवन कर प्राप्त हुआ है और जो टैक्स कलेक्शन को लेकर के मुहिम चलाई गई थी, विभिन्न वार्ड्स में कैंप्स लगाए गए, साथ ही साथ व्हाट्सएप के माध्यम से भी सुविधा दी गई भवन कर जमा करने की और इससे छोटे बकायेदारों को काफ़ी लाभ हुआ है। इसमें 1 करोड़ की धनराशि केवल व्हाट्सएप के माध्यम से नगर निगम को प्राप्त हुई है और टोटल जो कलेक्शन है वो भी इस बार अगर हम रिबेट भी मिला लें तो 65 करोड़ से ऊपर की धनराशि है। ये अब तक का सर्वाधिक है और इस क्रम में जो टैक्स के हमारे टैक्स इंस्पेक्टर्स हैं जिन्होंने अच्छा काम किया उनको भी सम्मानित करने की योजना है। इसके अलावा जिन बकायेदारों ने डिफ़ॉल्ट किया है, जिन्होंने अपना कर ससमय जमा नहीं किया है, उन पर भी नियमानुसार पेनल्टीज़ लगाते हुए, साथ ही साथ पेनल्टी के इसमें ब्याज भी लगता है, इंटरेस्ट अमाउंट भी लगता है, तो वो दोनों ही उन पर पेनल्टीज़ इम्पोज करते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। अब खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोनिका ने आगामी हेली सेवाओं को लेकर जानकारी दिया है।
उन्होंने बताया कि केदारनाथ धाम के लिए शटल सर्विस देने वाली हेली कंपनियों के टिकट केवल एक ही अधिकृत IRCTC की वेबसाइट पर बुक किया जाएगा। इसके अलावा ही किसी अन्य जो प्राइवेट वेबसाइट है या फिर निजी प्लेटफॉर्म पर टिकट नहीं मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग में फ्रॉड या फिर ब्लैकमेल करता हुआ कोई भी पाया गया तो उसके खिलाफ UCADA सख्त कार्रवाई करेगा। हेली सेवा की जो बुकिंग है वो 8 अप्रैल से शुरू होगी। मेनली तो हमारी जो शटल सर्विस होती है केदारनाथ जी से, वो तो हमारी जैसे पिछले साल से 3 साल का जो टेंडर था उसी के क्रम में इस बार भी वही कंपनियां शटल ऑपरेशंस करेंगी यहाँ पे। और उसके लिए हम लोग जिस तरह से मॉनिटरिंग करते हैं, जो व्यवस्थाएं हमको करनी होती हैं हेलीपैड पे, और जो कोऑर्डिनेशन होते हैं डिस्ट्रिक्ट के साथ या DGC के साथ, इंस्पेक्शंस वगैरह जो होते हैं, वो सभी अभी कार्रवाई गति में है। अच्छा मैम, इसमें अगर हम बात करें वो क्योंकि टेंडर डॉक्यूमेंट की कंडीशन थी कि 5% इंक्रीज जो किराए में होता है, अकॉर्डिंगली टेंडर की कंडीशन के अनुरूप उसमें वृद्धि की जाएगी 5%। अच्छा, ये तो शटल सर्विस को लेकर के क्या अपडेट है, उसको लेकर क्या? चार्टर्ड सर्विसेज नॉर्मली क्योंकि इनकी बुकिंग्स वगैरह जो होती हैं वो प्राइवेट जो चार्टर्ड होती हैं उनके द्वारा जो पैसेंजर्स होते हैं वो आते हैं और फिर शटल सर्विस का उपयोग किया जाता है। तो उसमें जो चार्टर्ड सर्विसेज हैं उनके साथ भी हमारी मीटिंगें हुई हैं। वही दून विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय विज्ञान कार्यशाला का आज समापन किया गया। उत्तराखंड में इस तरह की यह पहली वर्कशॉप आयोजित की गई। वही समापन दिवस के अवसर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के प्रोफेसर उदय मैत्रा ने बताया कि 3 दिनों तक चली वर्कशॉप में ज्यादातर थ्योरी को एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को दिखाया और सिखाया गया। इससे न सिर्फ बच्चों का दृष्टिकोण बदलेगा बल्कि उनकी शोध करने की जो क्षमता है वो भी विकसित होगी। तो जहाँ विज्ञान कार्यशाला का समापन किया गया, आज वर्कशॉप में बच्चों को जानकारी दी गई और साथ ही साथ इस वर्कशॉप में जो थ्योरी को एक्सपेरिमेंटल करके सिखाया गया और किस तरीके से साइंस का प्रयोग करके हम एक नया इजाद कर सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी दिया गया। वही साइंस से रिलेटेड की ये प्रयोगशाला थी और इसी में बच्चों को साइंस की जो जानकारी है वो दिया गया, किस तरीके से साइंस दुनिया में तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है। थ्योरी से केवल हम सीख सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकल उसको करना बेहद ज़रूरी होता है। तो विज्ञानशाला का आज समापन हुआ है। वही लालकुआं में पुलिस और SOG की संयुक्त कार्रवाई में नशे के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। ड्रग्स की देवभूमि मिशन 2025 के तहत चलाए जा रहे अभियान के तहत जहां पुलिस ने एक तस्कर को रोडवेज बस से नशीले इंजेक्शन लाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 200 नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए जिनकी बाजार में जो कीमत है वो 10,000 रुपए बताई जा रही। गिरफ्तारी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक दिनेश फरत्याल और SOG प्रभारी संजीत राठौड़ ने इनके नेतृत्व में सुभाष नगर बैरियर पर चेकिंग के दौरान किया गया। वही पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े हुए अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। और SOG की एक संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान सुभाष नगर बैरियर पर रोडवेज की बस से एक व्यक्ति से 200 नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं। मोहम्मद अकरम नाम का ये अभियुक्त है। इसका पुराना आपराधिक इतिहास भी है, पहले भी NDPS एक्ट के अंतर्गत ये जेल जा चुका है। 3 इस पर अन्य अभियोग भी पंजीकृत हैं। इसके विरुद्ध कोतवाली में NDPS एक्ट के तहत FIR दर्ज हुई है और इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसे जेल भेजा जा रहा है। भगवानपुर थाना क्षेत्र के मानुबास गांव में आज सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया जहां खनन माफिया के डंपर ने एक युवक को कुचल दिया। हादसा इतना भयानक था कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो डंपर बेकाबू होकर के आया और युवक को रौंदता चला गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि चीख पुकार मच गई। हालांकि इलाके में मातम का माहौल फैला हुआ है। हादसे के बाद ग्रामीणों में भारी गुस्सा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वो इधर डंपर चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जो आरोपी है उसकी तलाश की जा रही है। खनन माफियाओं का जो कह सकते हैं कि उनका जो हिम्मत है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं इस पर कंट्रोल लगाने में सरकार नाकामयाब साबित हो रही है।
और इस हादसे के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश है। उनका कहना है कि इस तरीके से अगर लोगों को कुचलते रहेंगे डंपर माफिया तो हमारा क्या होगा और सरकार इस पर रोक क्यों नहीं लगा पा रही। हालांकि आपको यह भी बता दें कि सरकार की ओर से तमाम योजनाएं चलाई गई हैं। उत्तराखंड सरकार खनन माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करता हुआ नजर आ, लेकिन इसके बावजूद खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है और आए दिन इस तरीके की करतूत करते हुए धड़ल्ली के साथ अवैध खनन करते हुए नजर आते हैं। वही हरिद्वार की केमिकल फैक्ट्री में बीते दिन भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि पूरे फैक्ट्री को तेजी से अपने चपेट में ले लिया। कई किलोमीटर दूर से धुएं का गुबार आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दिया। हालांकि हादसे में 2 लोगों की जलकर मौत हो गई है और घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने दोनों के शवों को बरामद कर लिया। मृतकों की पहचान फैक्ट्री के मालिक महेश अग्रवाल और कर्मचारी संजय के रूप में हुई है। इसके अलावा एक कर्मचारी झुलसकर घायल हो गया। पुलिस ने शवों को डीएनए सैंपल के लिए भेज दिया है। एसएसपी प्रमिंद सिंह डोभाल ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का मुआयना किया। एसएसपी का कहना है कि घटनास्थल की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। फैक्ट्री संचालकों के द्वारा फायर सेफ्टी और एसओपी का पालन किया जा रहा था या नहीं, इसको लेकर के भी जांच होगी। गणपति केमिकल फैक्ट्री है। इसमें फंसे हुए व्यक्तियों के बारे में कोई निश्चित सूचना अभी तक मेरे पास प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन एक व्यक्ति जो झुलसा था उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। लगातार जितने भी हमारे फायर टेंडर्स हैं वो इसको बुझाने के कार्य में लगे हुए हैं। आग अब पहले की अपेक्षा कम हुई है। आग लगी थी तो बता रहे हैं कि ज्यादा आग थी, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। लगातार इसको आग बुझाने की कार्रवाई की जाए। सर, प्रथम दृष्टया आग क्या कारण लगा? प्रथम दृष्टया जो अभी जानकारी मिली है उसमें यह है कि इनका कुछ केमिकल का टेंडर आया था, पहले आग उस पर लगी। अभी इसके कारण स्पष्ट नहीं है। आग बुझने के उपरांत पूरी जांच क्या हो जाएगी, उसके बाद ये बता। सर, फायर की गाड़ी कहाँ से मुंबई कितनी आ गई? फायर ब्रिगेड की गाड़ी हरिद्वार से, सिडकुल एरिया से जितनी भी गाड़ियां सब यहाँ पे पहुंच चुकी है। जैसा आप देख ही रहे हैं, इसमें फोम टेंडर्स में जो केमिकल को आग बुझाने के लिए ही काम किया जाता है वो सब यहाँ सब। रिहायशी इलाके में थी तो कोई कुछ लोग अभी ये रिहायशी इलाके में थी। इस संबंध में जैसा आप देख रहे हैं कि आपके दूसरे पहले भी लोग कहा कि उन्होंने कोई शिकायत की, ऐसी जानकारी मेरे पास है। वही रुड़की के मालवीय चौक पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक को बाइक चोरी करते हुए लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। कोचिंग सेंटर के बाहर खड़ी बाइक लेकर भागने की कोशिश कर रहा युवक को लोगों ने पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई की। देखते ही देखते वहां पर भीड़ जुट गई। किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरीके से युवक को भीड़ से छुड़ाया और हिरासत में लिया। वही पूछताछ में युवक की पहचान मोनू के रूप में हुई है जो टोडा कल्याणपुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। गंगनहर कोतवाली पुलिस का यह कहना है कि आरोपी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और उसके साथियों की भी तलाशी की जा रही। वही पुलिस ने यह साफ कर दिया कि बाइक चोरी के इस गिरोह को जल्द ही पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया जाएगा। जहां लोगों ने बाइक चोर को पकड़ा और उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी, तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे रुड़की से। हालांकि ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि बाइक चोरी करते हुए एक युवक दिखता है, जिस पर जो आसपास के लोग हैं वो आकर के उसकी पिटाई करते हुए लोहे के रॉड से और तमाम तरीकों से नजर आते हैं। जिसके बाद पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म किया गया। हालांकि पुलिस समय पर आकर के पुलिस ने उस युवक को बचाया और साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर इसका कोई गिरोह है तो वो भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और इस गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा। हालांकि इस युवक से पूछताछ किया जा रहा है कि आखिर क्या ये अकेला था या फिर इसके गिरोह में और भी मेंबर्स हैं तो हैं कहाँ, और अब तक कितने जो चोरी हैं उसको अंजाम दिया जा चुका है। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।